जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं विकास दुबे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। गाइस, पिछली वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित का पहला मतलब प्रश्नावली 1.1 को हम सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, और कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम प्राकृतिक संख्या, ये जो संख्या रेखा होती है, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, संख्या रेखा पर बीच में क्या होती है? जीरो होती है। उसके राइट साइड की संख्या क्या होती है? प्लस में। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, मतलब गिनने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। तो जीरो के राइट साइड की सभी संख्या क्या होंगी? जीरो को छोड़कर जीरो के राइट साइड की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या होंगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाए। कहां तक? इनफाइनाइट। और जीरो से छोटी संख्या क्या होती है? मतलब माइनस की सभी संख्याएं जीरो से छोटी होती हैं। तो इधर देखिए, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3, -4, ऐसे डाटा माइनस इनफाइनाइट तक। और ये क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। जीरो के राइट साइड की सभी संख्या क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संख्या। और जीरो को ऐड कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। और संख्या रेखा पर ये माइनस की संख्या को भी ले लेंगे तो पूर्णांक हो जाएगा। मतलब संख्या रेखा पर लिखी गई सभी संख्याओं को हम ले लेंगे तो पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक। और जीरो के इस साइड की सभी संख्या क्या कहलाती हैं? मतलब धनात्मक। ये धन की संख्या है तो धनात्मक पूर्णांक, और ये जीरो के इस साइड की सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब नेगेटिव इंटीजर। और जीरो न तो ऋणात्मक होता है न तो धनात्मक। हम आपसे संख्या रेखा से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आपको जवाब देना है। बताइए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। सबसे सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक बताइए। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? जी बिल्कुल, +1। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 होगी। और सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक इनफाइनाइट, क्योंकि जीरो के राइट साइड की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या है, लेकिन संख्या हम पूर्णांक पूछ रहे हैं। पूर्णांक तो ये भी है, लेकिन सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक मतलब धन के मतलब कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। ऐसे इस साइड, जीरो के इस साइड सभी संख्या क्या है? मतलब ये भी पूर्णांक ही है। हम आपसे पूछें कि सबसे छोटी पूर्णांक बताइए। सबसे छोटी पूर्णांक, तो सबसे छोटी पूर्णांक मतलब जितना ही इधर आप बढ़ेंगे उतना ही छोटी संख्या मिलेगी, लेकिन कहां तक बढ़ेंगे ये क्लियर नहीं है। मतलब माइनस की इनफाइनाइट, कोई अंत ही नहीं है। और हम आपसे पूछें कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक बताइए। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक तो क्या हो जाएगा? 1। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक 1। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं बेसिक सा। आप बताइए, 0 बड़ा है कि -3? क्या बड़ा है? बिल्कुल, 0 बड़ा है। क्यों? क्योंकि माइनस ये 3 है। ये माइनस मतलब माइनस की जितनी बड़ी संख्या आप लिखेंगे, माइनस की जितनी बड़ी संख्या लिखेंगे उतनी ही छोटी रहेगी। इसके सामने ये -34,000 है, इसके सामने हम 0 लिख दे रहे हैं। ये हमारी 0 बड़ी संख्या है। किससे? -34,000 से। ये केवल रहता 34,000 रहता तो ये बड़ा होता, लेकिन ये -34,000 है, तो 0 से तो छोटा है ये। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्लस की संख्या है। हम आपसे कहें किसी के पास 10 रुपए है और किसी के पास 10 रुपए उधार है, तो बताइए कौन बड़ा है? जिसके पास 10 रुपए है, जिसके पास 10 रुपए उधार है वो तो छोटा है। आप ऐसे बताइए, -4 बड़ा है कि -8? -4 और -8 में कौन सी संख्या बड़ी है? बिल्कुल, -4 बड़ी है। क्यों? क्योंकि किसी के पास माइनस मतलब 8 रुपए उधार है, किसी के पास 4 रुपए उधार है। तो बताइए कौन ज्यादा धनवान है? 4 वाला धनवान है। क्यों? क्योंकि 4 के पास कम ऋणी है, वो मतलब कम उधार है। तो जिसके पास कम उधार वो मतलब बड़ा है, और जिसके पास ज्यादा उधार है वो तो बिल्कुल छोटा है, कंगाल है एकदम से। तो आप ये लोग ये समझ चुके होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या। और ये सब हम सारी चीजें पीछे भी पढ़ चुके हैं, एक बार हम रिवाइज आपको कराए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं जो हमको आज पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या हम आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे कि जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, p बाई क्यू के रूप में जिसे हम लिख सकें वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नीचे हर की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या हम बताए थे आपको कि जिसे हम p बाई क्यू के रूप में न लिख सकें उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय हम समझ लिए थे। परिमेय संख्या जैसे 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। -4/5 क्या है? परिमेय है। 5/0 क्या है? वो परिमेय नहीं है, क्योंकि हर में जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। किसी परिमेय के नीचे, मतलब परिमेय संख्या में जीरो नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर रहे चलेगा, जैसे 0/3 रहे परिमेय संख्या, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में न लिख सकें, जैसे रूट की संख्या है, √2, √3, √5, √7, √6, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं हम अपने वास्तविक संख्या, जो हमारे चैप्टर में पढ़ना है। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी आ जाएंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, दोनों के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आ जाती हैं, जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आते हैं हम अपने प्रश्नावली 1.2 के पहले क्वेश्चन पर। कक्षा 9 के बुक में दिया है प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपको सत्य या असत्य बताना है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम रूट में लिखते हैं, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो आप बताइए, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? सत्य है। भाई वास्तविक संख्या में तो परिमेय अपरिमेय सभी आ जाएंगी। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है। ये नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, ये कथन सत्य है। कारण भी आपको बता दिए कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल असत्य। तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। असत्य, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। वास्तविक संख्या में तो परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाएंगे। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है? वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, जैसे हम 25 ले लिए, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो
धनात्मक पूर्णांक हमने लिए 25, अब इसका वर्गमूल निकालिए 5 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में क्या होगा 5 × 5 25, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। यहाँ तो असत्य हो गया, क्योंकि 5 तो परिमेय संख्या है, ये कह रहा है अपरिमेय संख्या। कह रहा है यदि नहीं, यदि असत्य है तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए, कि एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। जैसे हम ले लेते हैं एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का हो, तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए अंडर रूट में हम 4 ले लिए, इसका वर्गमूल निकालिए, क्या हो जाएगा 2। 2 क्या है, परिमेय संख्या है, यहाँ पे कह रहा था अपरिमेय संख्या। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो ये हमारा संख्या रेखा है, बीच में 0 होता है, इधर प्लस की सभी संख्या होती है 1 2 3 4, इधर माइनस की संख्या होती है 1 -2 -3, ऐसे ही होती है। और हमें अंडर रूट 5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसे हम किससे निरूपित करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए यदि हमें अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो हम आधार क्या ले लेंगे, 2 यूनिट लेंगे, 2 यूनिट ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। और हम हमेशा लंब हम क्या लेंगे, हमेशा 1 यूनिट लेते हैं, लंब हमेशा 1 यूनिट लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर इसको रखते हैं, आधार ये हम मान लिए हैं इसको आधार, और ये क्या है लंब है। और ये जो निकल के आएगा हमारे, ये क्या होगा, कर्ण होगा। अब कर्ण हमें निकालना है, क्योंकि हमें अंडर रूट 5 को निरूपित करना है। तो 5 में देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, क्या निकल के आएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 प्लस 1 क्या होता है 5। तो हम इसलिए 2 यहाँ लिए हैं और 1 यहाँ लिए हैं। देखिए 2 यहाँ ले लिए और 1 यहाँ लंब ले लिए, 2 आधार ले लिए और 1 लंब ले लिए। तो देखिए अब इसको हम सूत्र पर रखते हैं, लंब क्या है हमेशा 1, और 1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 2, और 2 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, इधर पहले से ही है। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और आधार का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर है इधर। और आगे क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 5। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि स्क्वायर को अगर हम उस साइड लेके जाते हैं तो स्क्वायर क्या कर देगा, उधर रूट लगा देगा। तो देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। तो देखिए कर्ण बराबर हमारा क्या आ गया, √5, अंडर रूट 5। हम इसको O मान लेते हैं, इस बिंदु को हम O मान लेते हैं, इस बिंदु को A मान लेते हैं, इस बिंदु को क्या माने B मान लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि OA बराबर 2 और OA बराबर 2 और AB बराबर 1 लंब है, जो कि और OB बराबर अंडर रूट 5। तो देखिए अब हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, न कि हमें यहाँ पे, हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसके लिए हमें गोले प्रकार की आवश्यकता होगी। गोला प्रकार जो नोकीला होता है उसका टिप यहाँ रखेंगे, और पेंसिल का नोकीला यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ रख के, और एक वृत्त यहाँ पे घुमाएंगे, जहाँ पे यहाँ से घुमाएंगे ऐसे, जहाँ पे काटेगा, मान लीजिए हम यहाँ पे काटते हैं, यहाँ पे कटा तो यही हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 5। इसको हम कोई नाम दे देते हैं, डी दे देते हैं। तो OD क्या हो जाएगा, OA 2 है, लेकिन OD क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं करने के लिए, बताइए अंडर रूट 2 को आप संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अंडर रूट 2 को हम आप संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसको कैसे करेंगे, देखिए संख्या रेखा पहले बनाएंगे, यहाँ पे 0 ले लीजिए, एक बिंदु 0 है, और इधर क्या होता है माइनस की संख्या होती है, इधर क्या होता है प्लस की संख्या होती है, हमेशा +1 2 3 ऐसे ही रहता है। हमें क्या निरूपित करना है, अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है।
इसे बनाने के लिए हमें स्केल की आवश्यकता होती है, चांदे की आवश्यकता होती है, गोला प्रकार की आवश्यकता होती है और पेंसिल की आवश्यकता होती है। देखिए √1 √2 को हमें निरूपित करना है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, बराबर 2 ही मिलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 1 यूनिट लीजिए, 0 से लेकर के 1 तक, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, और लंब तो हमेशा हमको 1 यूनिट लेना रहता है, 1 यूनिट ले लिए। इसे देखिए आधार स्क्वायर, मतलब पहले देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार क्या है, 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर, और हमें निकालना है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 2, और स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, √2। तो हमें √2 को ही निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है, √2। तो √2 हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ना कि ऊपर। संख्या रेखा पर हम वही पेंसिल और ये इतना चाप लेंगे और एक वृत्त बनाएंगे, यहाँ पे नोकीला भाग रखेंगे, यहाँ पेंसिल का वो रखेंगे, और इसे हम वृत्त बना देंगे। तो जहां मिलेगा यही हमारा क्या हो जाएगा, √2। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना घर पे, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।